हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने श्रोडिंगर इक्वेशन इंट्रोड्यूस कर दी थी। श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है वो मैंने आपको बताया, कैसे उसे लिखा जाता है। और फिर हमने बात की थी PSI यानी जाई क्या होता है। मैंने आपको बताया था जाई जो है वो एक वेव फंक्शन होता है या एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, राइट। और ये कहा था कि जो जाई होता है वो एक तरह से यूं कह दो कि एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। उस जाई के एक्सप्रेशन में हमने देखा कि आर थीटा और फाई की टर्म्स आती है। इसके अलावा कुछ और कांस्टेंट टर्म्स भी आती है जिसे हम बोलते हैं क्वांटम नंबर्स एन, एल और एम, जिनकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ही हो सकती है। वो वैल्यूज जब हम श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तब डिराइव होकर ऑटोमेटिकली निकल के आती है, ठीक है। तो जाई का एक्सप्रेशन जो होगा वो आर थीटा फाई की टर्म्स में होगा, जिसमें एन एल एम की टर्म भी होगी। अगर आप इनमें से कोई भी वैल्यू बदलते हो तो वो जाई का एक अलग एक्सप्रेशन होगा। जाई का एक अलग एक्सप्रेशन मतलब एक अलग वेव, और एक अलग वेव मतलब एक अलग इलेक्ट्रॉन, राइट। ये हमने बात की थी लास्ट क्लास में। और फिर हमने जाई से जाई स्क्वायर निकाला था, और जाई स्क्वायर को हमने कहा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, जो कि प्रोबेबिलिटी बताता है, प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम। ध्यान रखना, जाई को प्रोबेबिलिटी कभी नहीं, जाई स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी कभी नहीं बोलोगे, हमेशा आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलोगे। और अगर इससे हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो इसे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे डेंसिटी जो होती है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, जैसे हम डेंसिटी को बोलते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, उसी तरह से जाई स्क्वायर को हम बोलते हैं डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। फिर मैंने आपको ऑर्बिटल्स समझाए थे। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, राइट। ऑर्बिटल के लिए मैंने आपसे कहा था कि अगर एक 1s इलेक्ट्रॉन की अगर प्रोबेबिलिटी हम निकालें तो वो इवन 1 मीटर 2 मीटर पर भी आ जाएगी, लेकिन वो बहुत कम आती है, जिसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि एक ऑर्बिटल यानी वो स्पेस, वो वॉल्यूम जिसमें इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी नियरली 90% होती है, उसे हम कहते हैं ऑर्बिटल, राइट। और फिर हमने देखा कि जैसे जैसे हम n चेंज करते हैं इन ऑर्बिटल्स की साइज बढ़ती है। तो हमने कह दिया कि साइज ऑफ ऑर्बिटल डिपेंड्स ऑन n। शेप कब बदलता है, जब हमने l बदला। कभी स्फेरिकल, कभी डम्बेल, कभी डबल डम्बेल, ये सब वर्ड्स आपको पता है। और इनका ओरिएंटेशन बदल जाता है अगर हम m को चेंज करते हैं, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसे हम बोलते हैं। फर्दर लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि इन ऑर्बिटल्स को सोचना कैसे है, इनको कैसे हम इमेजिन करें। तो एक ऑर्बिटल यानी जिसमें एक तरीका तो है कि स्फेरिकल ऑर्बिटल, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये पार्टिकल थॉट होगी। जहां प्रोबेबिलिटी ज्यादा वहां ज्यादा टाइम तक रहेगा, जहां प्रोबेबिलिटी कम वो कम टाइम तक रहेगा, ये पार्टिकल थॉट है। दूसरा तरीका मैंने बताया वेव। वेव कुछ पॉइंट आउट नहीं कर सकते, वो तो डिस्पर्स्ड होती है। तो वेव को ऐसे सोच सकते हो कि आपने इलेक्ट्रॉन को लिया, उसको क्रश कर दिया, ग्राइंड कर दिया, और उसे पूरे स्फेरिकल पार्ट पर स्प्रेड कर दिया, फैला दिया एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरह से। इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल भी कहा जाता है, यानी पूरा उसे हमने स्प्रेड कर दिया। फर्दर मैंने आपको ये भी बताया था कि इनका एरिया, इनका वॉल्यूम एक्सक्लूसिव नहीं होता। ऐसा नहीं कि ये s ऑर्बिटल का एरिया, ये 2s का एरिया, ये 3s का नहीं। s ऑर्बिटल स्फेरिकल है, 2s ऑर्बिटल उससे बड़ा स्फेरिकल, उसके अंदर कहीं पर भी हो सकता है, उसके अंदर कहीं पर भी हो सकता है। अगर ये s ऑर्बिटल है, ये लेट से मैंने 2s ऑर्बिटल बताया, तो 2s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन इस वॉल्यूम में कहीं पर भी हो सकता है। 2p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन इस वॉल्यूम में कहीं पर भी हो सकता है। तो ये एक्सक्लूसिव नहीं होते हैं। अच्छा, एक अच्छा सा पॉइंट और बताऊंगा जो अभी ज्यादा बस याद रखना है, इन्हें बाउंड्री सरफेस डायग्राम भी बोला जाता है। इन ऑर्बिटल्स को बाउंड्री सरफेस डायग्राम, ये जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये s ऑर्बिटल का जो भी है, ये बाउंड्री सरफेस डायग्राम है। ये भी बाउंड्री सरफेस डायग्राम है। इसमें जैसा मैंने आपको बताया था, पहले हमने उन पॉइंट्स को कंसीडर किया जहां पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ज्यादा थी, फिर उससे कम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वाले पॉइंट्स को, फिर उससे कम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वाले पॉइंट्स को, इस तरह से हम कंसीडर करते गए। तो लास्ट में हमने देखा कि अगर हाँ ये एक ऐसा वॉल्यूम आ गया जहां पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 90%। तो ये जो लास्ट लाइन आप बना रहे हो, इसके किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी सेम होगी। इस लाइन के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी सेम होगी, यहां पर, इस तरह से। तो
ये जो बाउंड्री सरफेस डायग्राम है, इसके लिए आप कह सकते हो प्रोबेबिलिटी एट द सरफेस, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट द सरफेस, probability density at the surface of an orbital remain same। अच्छा सेंटेंस है, ट्रू एंड फॉल्स में पूछा जा सकता है, सो बी केयरफुल, याद रखना इनकी सरफेस पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी सेम होती है। ठीक है, तो ये यहां तक का तो हमारा डिस्कशन हो चुका था। अब इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं, इसके आगे डिस्कशन अब हम कर रहे हैं। अब ये जो ऑर्बिटल्स हमने यहां बनाए हैं, ये जो भी ऑर्बिटल्स, एस ऑर्बिटल से स्टार्ट करते हैं। ये एस ऑर्बिटल है जिसमें हमने कहा था कि अलग अलग जगह पर प्रोबेबिलिटी अलग अलग है। तो क्वेश्चन ये आता है कि लेट्स से अगर हम यहाँ पर किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, किसी और डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में भी ले सकते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस कुछ पॉइंट्स आपने ले लिए 1 2 3 4 5 6। क्या इन पॉइंट्स पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी सेम है या बढ़ रही है या कम हो रही है? ये अब हमें फाइंड आउट करना है। यानी इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी कैसे वेरी कर रही है, दूर जाने पर कम हो रही है, दूर जाने पर बढ़ रही है, ये अब हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। इनफैक्ट कह सकते हो यहाँ से अब हम इस चैप्टर के 2 पार्ट कर रहे हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन हमने इंट्रोड्यूस कर दी, उससे क्वांटम नंबर वर्ड लिंक कर दिया। अब यहाँ से 2 पार्ट हो जाते हैं। एक पार्ट जो कि मेनली क्वांटम नंबर्स है, जहां पर हम फैक्ट्स पढ़ते हैं कि क्वांटम नंबर हमें क्या क्या बताते हैं, और फिर इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को हम कैसे फिल करते हैं, उसके लिए हंस रूल, अफबाउ रूल, n+l जिसे हम कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं जो कि आप पढ़ते हो अलग से, और इनऑर्गेनिक में आप पढ़ चुके होंगे। मैं यहाँ पर अब जो डिस्कस कर रहा हूँ वो अगेन मैथमेटिकल पार्ट है, श्रोडिंगर इक्वेशन से रिलेटेड पार्ट है कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनमें इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी कैसे वेरी कर रही है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी कैसे वेरी करेगी, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि कोई भी जो जाई है वो 2 पार्ट पर डिपेंड करता है, एक तो रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन और एंगुलर पार्ट। रेडियल पार्ट r पर डिपेंड करता है, एंगुलर पार्ट थीटा और फाई पे। अब अगर आप ये सोचते हो कि एक ही साथ हमने r थीटा फाई, एक r थीटा फाई, तीनों को अगर हम चेंज करेंगे तो जाई में वेरिएशन हमें निकालना है, बट 3 वेरिएबल चौथा जाई एक साथ सबको कर तो प्लॉट नहीं किया जा सकता। 4 वेरिएबल को एक साथ चेंज करके हम कर प्लॉट नहीं कर सकते, तो हमें कम करना होगा वेरिएबल। और दूसरा ये जो एंगल है ना थीटा और फाई, इनको वेरी करवाना है, क्योंकि रेडियस बढ़ा रहे हो, आर बढ़ रहा है मतलब डिस्टेंस बढ़ रही है, फील आ रहा है, लेकिन अगर मैं थीटा और फाई चेंज करूँ तो डिस्टेंस नहीं बढ़ रही हो, तो घूम रहा है, तो वो इमेजिन करना मुश्किल होता है। तो यहाँ पर मेनली जो हमारा डिस्कशन होगा वो इस पर होगा कि हम केवल आर चेंज कर रहे हैं, थीटा और फाई में कोई चेंज नहीं कर रहे, यानी एंगल कांस्टेंट है। एंगल कांस्टेंट है तो एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन कांस्टेंट रहेगा, तो केवल चेंज किसमें होगा, रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन में। तो बेसिकली हम यहाँ पर ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि ये जो रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन है ये कैसे चेंज होगा। इसका मतलब आप ये भी निकाल सकते हो कि यूपीएस से आप किसी एक डायरेक्शन में जा रहे हो, किसी एक डायरेक्शन में जा रहे हो, थीटा और फाई तो फिक्स हो गए, एंगुलर पार्ट चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वो किस पर डिपेंड करेगी, आर पर डिपेंड करेगी, वो केवल आर पर, रेडियल पार्ट पर ही डिपेंड करेगी। तो अब हमारा सारा डिस्कशन जो होगा वो रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन पर होगा। ठीक है, तो यहां पर वेरिएशन ऑफ कैपिटल आर, इसको बहुत जगह पर बुक्स में ऐसे भी लिख दिया जाता है, चाहे सबस्क्रिप्ट में आर, यानी रेडियल पार्ट वर्सेस
ठीक है। अब यहां पर कैसे वेरी करेगा, तो आप कह सकते हो सर आप नहीं तो कहते, तो पूरा मैथमेटिकल मॉडल, पूरा मैथमेटिकल मॉडल है तो सब कुछ मैथमेटिकली आएगा, हम कोई फील वाला पार्ट से तो कर ही नहीं रहे, तो इक्वेशंस हमारे पास होनी चाहिए। यस, तो अब हमें देखना है रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन की क्या इक्वेशन होती है। तो रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन की एक जनरल इक्वेशन लिख सकते हैं। अच्छी बात क्या है, इसकी एक जनरल इक्वेशन लिखी जा सकती है, 1s 2s, इन सब के लिए एक जनरल फॉर्मूला इसका हम लिख सकते हैं। क्या है वो मैं अब आपको बता रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, एक तो c की टर्म होती है, सम कांस्टेंट जिसकी वैल्यू वेरी कर सकती है, 1 2 3 √2 √3 √6 कुछ भी हो सकती है, वैल्यू अलग अलग होगी, फिक्स नहीं। देन एक और कांस्टेंट है, वैसे ये भी कांस्टेंट है, a0 की पावर 3/2, जहां पर ये a0 जो है विच इज 0.529 एंगस्ट्रॉम। यस, ये बहुत मॉडल से कुछ मिलता जुलता नंबर दिख रहा है आपको, 0.529 एंगस्ट्रॉम। हाँ, बट ये ऐसा नहीं कि बहुत मॉडल को यूज करके ये अलग मॉडल है, बट नंबर यही निकल के आता है। a0 की पावर 3/2, ये भी कांस्टेंट है। देन सिग्मा की पावर l, सिग्मा क्या वो मैं बताता हूँ। सिग्मा इक्वल्स टू 2z एटॉमिक नंबर r/n a0। हाँ, लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं ये जो सारा डिस्कशन हो रहा है सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही हो रहा है, पर ठीक है, हीलियम प्लस की आप बात कर सकते हो, हाइड्रोजन के लिए z यानी 1 हो जाएगा, बाकी हीलियम प्लस के लिए 2। तो ये सिग्मा, बेसिकली सिग्मा इज r। हमें जो क्यू कर्व में मेरी a0 z, इनसे कर्व चेंज नहीं होगा, a0 की वैल्यू से कर्व किससे चेंज होगा, r। तो सिग्मा की पावर है e की पावर माइनस सिग्मा बाई 2, e की पावर माइनस सिग्मा बाई 2। देन एंड नहीं हुआ भी वो है, यहां पर आता है पॉलिनोमियल ऑफ r ऑफ ऑर्डर n माइनस l माइनस 1। जैसे ही आप इक्वेशन देखो ना, x माइनस 1, ये भी एक इक्वेशन, x माइनस x, एक x की इक्वेशन, पॉलिनोमियल ऑफ x बोल सकते हो, लीनियर इक्वेशन जिसे बोलते हैं x माइनस 1। लेकिन ये इसमें ऑर्डर कितना हो गया, 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये पॉलिनोमियल है ऑफ ऑर्डर 2। ax क्यूब आ जाएगा तो पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 3, यानी x की पावर 3 है तो ऑर्डर 3, x की पावर 4 है तो ऑर्डर 4 है, x की पावर 5 है तो ऑर्डर 5 है। पॉलिनोमियल इक्वेशंस को हम बोल रहे हैं। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल ऑफ x नहीं, पॉलिनोमियल ऑफ r है, क्योंकि हमारा वेरिएबल r है। ऑर्डर उसका क्या है, n माइनस l माइनस 1, जहां पर n को हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एजिमुथल क्वांटम नंबर। राइट, पता ही आपको सबको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l। तो ये जनरल एक्सप्रेशन है जिससे हम 1s 2s 2p 3s इन सब के एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं। पहले थोड़ा सा मैं बताता हूं कैसे इसको यूज करना है फॉर s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल बात करते हैं। ठीक है, s ऑर्बिटल के लिए ये जो c होता है ये 2 होता है, a0 की पावर 3/2। हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं मैं, तो यहां पर हमारे लिए z तो सब में क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, 2r अपॉन na0, 1s है तो n की वैल्यू भी क्या होगी, 1, तो 2r अपॉन a0, 2r अपॉन a0। लेकिन यहां पर उसकी पावर l की वैल्यू क्या है, 0, l की वैल्यू 1s के लिए 0, तो ये तो हट गया। e की पावर माइनस 2r अपॉन a0, तो ये आंसर आ जाएगा r अपॉन a। ये 1s का एक्सप्रेशन हो गया। चलिए अब 2s का लिख लेते हैं।
ऑब्वियसली सी की वैल्यू बदल जाएगी। ये कोई आपको याद नहीं करना कि सी की वैल्यू 2 होती है या 3 होती है, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैं जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए लिखवा रहा हूं आपको। 2√6 a0 की पावर 3/2, ये वाली वैल्यू सिग्मा की पावर 0 गायब हो गई, e की पावर माइनस, अब यहाँ पर ये 2 हो गया, तो पहले और इसमें अब चेंज क्या हो गया, डिनोट, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये अब कैंसिल लिखना पड़ेगा, माइनस 2 अपॉन a0। हाँ अच्छा, पहले भी इसकी भी बात करते हैं, यहाँ पर मैंने ये लिखा नहीं, 1s पर मैं आ रहा हूँ, पॉलिनोमियल ऑफ r ऑफ ऑर्डर n माइनस l माइनस 1, r ऑफ n माइनस l माइनस 1, 1s के लिए बात करें, n की वैल्यू 1 माइनस 0 माइनस 1 यानी ऑर्डर 0, x की पावर 1 होती तो ऑर्डर 1, x की पावर 0 यानी कोई r की पावर 0 कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं यानी r की पावर 0, बेसिकली ये 1 हो गया, r की पावर 0। लेकिन यहाँ पर अब हम देखते हैं, अब की बार n माइनस l माइनस 1 की वैल्यू क्या आएगी, 2 माइनस 0 माइनस 1 यानी ऑर्डर 1, यानी r की पावर 1 की इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशन यहाँ पर होगी, और वो लीनियर इक्वेशन यहाँ पर आती है 2 माइनस सिग्मा। हमें केवल इतना याद रखना, लीनियर इक्वेशन होगी वो 2 माइनस सिग्मा या सिग्मा माइनस 2 है या 3 माइनस सिग्मा है या सिग्मा माइनस 3, इससे हमें मतलब नहीं है, बस एक लीनियर इक्वेशन है। यही अगर हम 3s की बात करें, 3s की बात करें, e की पावर, अब मैं सिग्मा बाई 2 ही लिख रहा हूं, सिग्मा की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, सिग्मा की वैल्यू निकाल सकते हैं, n की वैल्यू अब 3 हो जाएगी, वहां से निकाल सकते हो, ठीक है। हाँ, अब की बार यहाँ पर 3 माइनस 1, 3 माइनस 0 माइनस 1, तो 2 ऑर्डर 2 हो गया, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, 6 माइनस 6 सिग्मा प्लस सिग्मा स्क्वायर। ये 1s के 1s 2s 3s के एक्सप्रेशंस हैं। राइट, चलिए आगे भी कुछ और लिख लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूं। p के एक्सप्रेशंस फॉर p और राइट 2p से स्टार्ट होता है, इस बार l की वैल्यू 1 आएगी, वन अपॉन 2√6 a0 की पावर 3/2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल, z1 r अपॉन a0, तो यहां पर r अपॉन a0 आ जाएगा, e की पावर 2 से 2 कैंसिल, z1 माइनस r अपॉन 2a0, पॉलिनोमियल 2 माइनस 1 माइनस 1 0, r की पावर 0 1, क्या हो तो इसे नोट को इसके साथ कंबाइन करके लिखते हैं, अब मैं यहां पर इन सबको कंबाइन करके c लिख रहा हूं, जितने भी कांस्टेंट्स हैं, ठीक है ना। देखिए अब हमें सिग्मा की पावर l 3p है, l की वैल्यू 1, तो r की कोई टर्म आएगी, बाकी सारे कांस्टेंट इसमें मर्ज हो गए, बाकी सारे कांस्टेंट इसमें मर्ज हो गए, तो मैंने r लिख दिया, बाकी ये नोट और ये जो भी हो गए मर्ज हो गए। e की पावर माइनस सिग्मा बाई 2, ऑब्वियसली सिग्मा की वैल्यू फिर से यहां से निकाल सकते हो, मैंने सिग्मा बाई 2 ही लिख दिया। यहाँ पर पॉलिनोमियल की बात करते हैं, अब की बात यहाँ r की पावर 0, तो यहाँ पर r की पावर 1 आएगी, 3 माइनस 1 माइनस 1, यानी एक लीनियर इक्वेशन यहाँ पर आएगी 4 माइनस 6।
कह सकते हो 4p में जब करेंगे क्वाड्रेटिक आएगी, 5p में जब हम करेंगे क्यूबिकल इक्वेशन आएगी, आया ना, राइट। 4p में क्वाड्रेटिक, 5p में क्यूबिकल, आया ना। चलिए d के लिए एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, r 3d, कांस्टेंट टर्म से कोई मतलब नहीं, लेकिन हाँ अब यहाँ पर r की पावर 2, तो ये r स्क्वायर हो जाएगा, e की पावर माइनस सिग्मा बाई 2, वो आपको लिखना है, सिग्मा की वैल्यू फिर से निकाल सकते हो, यहाँ पर 1 आ जाएगा। 4d में क्या 1 आएगा? नहीं, 4d सम कांस्टेंट r की पावर 2 e की पावर माइनस सिग्मा बाई 2, यहाँ पर हमने केवल लीनियर लिखा, लीनियर लिखा मैं, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, क्यूबिकल। यस, ये फाइनली हमने सारी इक्वेशंस यहाँ पर लिख ली। कैसे लिखना है ये पता होना चाहिए, कैसे लिखना है ये पता होना चाहिए, और मैं आप लोगों को बता दूं ये सारा डिस्कशन जो है इक्वेशंस का 2006-7 से हम पढ़ रहे हैं। रफली आप मान के चलिए क्वेश्चंस आए हैं, बट सिंपल से 2009 में क्वेश्चन आया है, सिंपल सा था, उसके बाद एक और क्वेश्चन आया, बट अराउंड 2017-18 में बहुत सारे क्वेश्चंस आए इस पर्टिकुलर पार्ट से, बहुत सारे क्वेश्चंस आए। अच्छा डीप नॉलेज होनी चाहिए तभी वो क्वेश्चंस हो सकते थे, बिना डीप नॉलेज के वो क्वेश्चंस नहीं हो सकते, राइट। करेंगे क्वेश्चंस भी हम करेंगे, आप देखोगे भी। ये मैंने एक्सप्रेशंस यहाँ पर लिखे सारे, अब मैं इस पार्ट को यहाँ से हटा देता हूँ, कर्व प्लॉट करेंगे अभी हम। ठीक है, पहले हम कर्व हेडिंग डाल दीजिए, कैपिटल R वर्सेस स्मॉल r, ये कर्व हम यहां पर प्लॉट करेंगे। सबसे पहले 1s की बात करें, 1s के लिए हम कर्व प्लॉट करें, ये 1s, ये कांस्टेंट है e की पावर -1, तो ये रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन वर्सेस r, इसका कर्व कैसा है? एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। अभी केवल कर्व प्लॉट करिए और कोई मतलब नहीं निकालना इनका, कर्व हम प्लॉट कर रहे हैं, रेडियल पार्ट की वैल्यू जैसे से r बढ़ रही है एक्सपोनेंशियली कम हो रही है। ये 1s का कर्व, 2s का कर्व कैसा होगा? टू एस में हम देखें तो ये यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू भी आपको पता है, सिग्मा की वैल्यू जो वहां से आई है वो आ जाएगी 2r अपॉन n a नॉट, n की वैल्यू 2s के लिए 2, तो r अपॉन a नॉट। मैंने यहाँ कुछ गड़बड़ लिखी हो तो पता चेक कर सकते, क्या था, सिग्मा e की पावर माइनस सिग्मा बाई 2, है ना, 2 माइनस r अपॉन ए नॉट। इसका क्या मतलब हुआ? एक तो ये है कि ये जो कैपिटल R है, ये जब R इनफाइनाइट होगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी इंफिनिटी पे जाके तो कट करेंगे। लेकिन अदर देन इंफिनिटी भी ये R की किसी वैल्यू के लिए ये कैपिटल R 0 होगा, अदर देन इंफिनिटी भी R की किसी वैल्यू के लिए ये कैपिटल R 0 होगा। किस वैल्यू पर होगा? तो अगर ये R की वैल्यू 2a नॉट हो जाए, 2a नॉट हो जाए तो ये कैपिटल R 0 हो जाएगा। मतलब क्या होगा? ये 2a नॉट पर 2a नॉट पर ये कैपिटल R 0 हो गया। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? R की वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू नेगेटिव होगी, ये वैल्यू नेगेटिव होगी, यानी इसके बाद ये कर्व नीचे जाएगा। लेकिन हमें ये भी पता है कि वापस R इंफिनिटी पर कैपिटल R की वैल्यू 0 होगी, यानी R इंफिनिटी पर कैपिटल R की वैल्यू 0 होगी तो ये कर्व वापस से ऊपर उठेगा और यहाँ कहीं इस तरह से
एक बार ये इस एक्स एक्सिस को कट करेगा, यहां पर नहीं कर रहा है, एक बार यहां कट करेगा। जहां तक बात करें क्वाड्रेटिक की, यानी 3s में क्या होगा, तो यहां पर आप कह सकते हो सर फिर इसके तो दो सॉल्यूशन आएंगे। यस, इसके दो सॉल्यूशन आएंगे, तो ये एक्स एक्सिस को, ये इस एक्स एक्सिस को दो बार कट करेगा। कैसे? ये समथिंग लाइक दिस, ऊपर जाएगा, वापस से कट करेगा, और अब वापस कहां कट करेगा? इंफिनिटी पर। अब वापस कैसे कहां कट करेगा? इंफिनिटी पर कट करेगा। एक बार यहां, एक बार यहां, दो बार कट करेगा। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक्स एक्सिस को दो बार कट करेगा। रियल सॉल्यूशंस होंगे सब। अगर क्यूबिकल इक्वेशन है तो एक्स एक्सिस को तीन बार कट करेगा, यानी दो, एक बार, दो बार, तीन बार, इस तरह से होगा। ये 1s का है, ये 2s का है, ये 3s का है, और अगर आप 4s का बनाओगे, इक्वेशन नहीं लिखी लेकिन वो तीन बार कट करेगा। 5s का है तो चार बार कट करेगा। अच्छा, कार बनाते वक्त एज ए फैक्ट बता रहा हूं, वो फिर मैथमेटिकली डिराइव करना होगा। ये जो हम्प्स की हाइट है, ये ज्यादा होनी चाहिए, ये फिर उससे कम होनी चाहिए। अगर फिर ये नीचे जाता तो और कम होती जाएगी, यानी हम्प्स की हाइट धीरे 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 कम होती जाएगी। ये हम्प्स की हाइट धीरे धीरे कम होती जाएगी, ये बताओ। हाँ, बहुत हो गया लगता सर आर की वैल्यू नेगेटिव, इसका क्या मीनिंग हुआ? तो देखिए ये एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड है ये। और एम्पलीट्यूड क्या होता है? अगर आपने ऊपर की डायरेक्शन को प्लस मान लिया तो ये वाले एम्पलीट्यूड तो सारे क्या हो जाएंगे? माइनस। तो ये एम्पलीट्यूड बता रहा है मैं केवल, और इसका कोई यूज नहीं। एम्पलीट्यूड एक तरफ आपने प्लस माना तो दूसरी तरफ माइनस होगा, तो ये एम्पलीट्यूड है, इसीलिए वो वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है। मीन पोजीशन पर 0, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके नीचे नेगेटिव, तो इसीलिए ये एम्पलीट्यूड है। हाँ, ये चीज, ये हम की हाइट कम होती जानी चाहिए, वो भी आप डिराइव कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। कैसे डिराइव कर सकते हो? मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट निकालो कि किस आर पर मैक्सिमा आ रहा है, किस आर पर मिनिमा आ रहा है। फिर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकाल लो, फिर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकाल लो, उससे समझ में आ जाएगा कि कहां क्या आना चाहिए, यानी इसकी हाइट ज्यादा होनी चाहिए, इसकी हाइट ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ये 1s 2s 3s। अब अगर आप ये सोच लो कि कितनी बार कट करेगा, वो किस पर डिपेंड कर रहा है कि यहाँ लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है, क्या है। अब यहाँ पर जो इक्वेशन आ रही है, ये ऑर्डर किस पर डिपेंड कर रहा है? n माइनस l माइनस 1 ऑर्डर। अगर इसकी वैल्यू 0 है, एक भी बार कट नहीं करेगा। 1 है, एक बार कट करेगा। 2 है तो दो बार कट करेगा। यानी ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, ये किस पर डिपेंड कर रहा है? n माइनस l माइनस 1 पर। अभी मैं लिखूंगा इसको, वेट करो। कितनी बार कट करेगा? ये n माइनस l माइनस 1 पर डिपेंड कर रहा है। क्वाड्रेटिक है, n माइनस l माइनस 1 की वैल्यू दो बार कट कर रहा है। क्यूबिकल है, तीन बार कट करेगा, यानी n माइनस l माइनस 1 की जो वैल्यू होगी उतनी बार ये कट करेगा। अब अगर मैं ये तो 1s 2s 3s के कर्व हो गए, चलिए 2p का कर्व प्लॉट करते हैं। अब यहाँ एक चेंज आएगा, यहाँ पर एक r की टर्म और आ रही है, बाकी तो ही है एक्सपोनेंशियल टर्म, तो ये r की टर्म। और अब जैसे ही r 0 होगा, कैपिटल R की वैल्यू भी 0। यहाँ r 0 होने पर ऐसा नहीं था, यहाँ r 0 होने पर कैपिटल R 0 नहीं था, बट यहाँ r 0 होने पर कैपिटल R 0 हो रहा है। नहीं, अब सारे ये कर्व जो है ओरिजिन से स्टार्ट होगा। इनफैक्ट 2p का कर्व भी ओरिजिन से स्टार्ट होगा, 3d का कर्व भी ओरिजिन से स्टार्ट होगा, चाहे r हो या r स्क्वायर। r 0 होगा तो कैपिटल R भी रेडियल पार्ट 0 ही होगा, यानी अब सारे कर्व ओरिजिन से स्टार्ट होंगे। मैंने आपको थोड़ा बहुत पहले भी बताया है, मैक्सवेल इक्वेशन में भी हमने कर्व प्लॉट किए हैं। ये एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट है, ये r वाली टर्म है। यस, याद कर लो, इस तरह के कर्व्स मैंने आपको बताए हैं। x e की पावर माइनस x का मैंने कहा था कि बहुत सारे कर्व्स इसी तरह से वेरी करते हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, इस तरह से भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, पहले इंक्रीज होगा लेकिन फिर डिक्रीज होगा। हाँ, बट एक भी बार, यानी यहाँ पर n माइनस l माइनस 1 की वैल्यू 0 है, यानी एक भी बार एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। अच्छा, जब मैं ये बोलता हूँ एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, उसमें 0 और इन्फिनिटी काउंट नहीं होते, उनको काउंट नहीं किया जाता है, अदर देन दिस बोला जाता है। तो एक भी बार कट नहीं कर रहा। ये 2p का लिखा हमने, 2p का लिख दिया। 3d की बात करें, अब मैं कर्व प्लॉट कर रहा हूँ 3d का, तो यहां पर ये 2p 3p का सॉरी,
ये 2p का है, 3p का एक बार कट करेगा, 4p का 2 बार कट करेगा। और ऐसे क्वेश्चंस आए हैं डायरेक्ट 3p का कर्व कौन सा बताओ, मैच दी कॉलम टाइप्स आए कि इनमें से कौन सा कर्व किससे मैच करेगा, 3p का 2p का। केवल आपको एक क्राइटेरिया देखना है, उस n-l-1 की वैल्यू निकालनी है, n-l-1 की वैल्यू निकालनी है, उतनी बार वो कट कर रहा है। हाँ लेकिन यहाँ पर अब आप कह सकते हो ये 2p का है, ये 3p का। अब मैं आपसे कहूँ 3d का प्लॉट करो, तो 3d में भी क्या हो गया r स्क्वायर, बाकी तो चेंज नहीं है। ये कर्व भी 3d का कर्व भी ऐसे ही होगा, यानी ये जो 2p है और 3d इसका कर्व सेम होगा, 3p और 4d का कर्व सेम होगा। इनफैक्ट आगे अगर आप चाहोगे तो ये 4f का कर्व भी ऐसे ही होगा, यहाँ पर 5d का कर्व, 5f का कर्व भी ऐसे ही होगा। ये सब सारे कर्व ओरिजिन से स्टार्ट होंगे, यानी अगर ये कर्व बना हो तो ये 2p का भी हो सकता है, 3d का भी हो सकता है, 4f का भी हो सकता है। हाँ लेकिन ये यूनिक कर्व है, ये देखते अगर वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, वो s का कर्व है, वो s का कर्व। बट फिर से कहूंगा कर्व किसके बीच में प्लॉट करें, कैपिटल R वर्सेस स्मॉल r, रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, इनके बीच में हमने कर्व प्लॉट किया, ये याद रखना। आई होप कर्व समझ में आ गए होंगे आपको। आगे आप चाहो तो प्लॉट कर सकते हो, कुछ नहीं, एक बार कटा फिर ऊपर जाएगा, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, एक बार नीचे एक बार ऊपर, यानी कट करते जाओगे ऊपर जाओगे, फिर कट करते जाओ। स्मूथ कर्व है, सब स्मूथ कर्व है, ऐसा नहीं ये स्मूथ कर्व फिर ऊपर जाएगा। और हाइट को कम करते हुए जाना है, हाइट कम कर रहे हैं, ये मैथमेटिकल है, फिर से कहूंगा, ठीक है। लेकिन इन कर्व्स की सिग्निफिकेंस कुछ नहीं है, क्यों? क्योंकि श्रोडिंगर ने कहा कि जाई का कोई यूज नहीं है। इंपॉर्टेंस किसकी है? जाई स्क्वायर। इंपॉर्टेंस किसकी? जाई स्क्वायर की है। तो यहां पर अब हम जाई स्क्वायर के कर्व प्लॉट करें, ज्यादा इक्वेशंस की कोई जरूरत है नहीं, तो इनको मैं हटा देता हूं यहां से। तो अब हम कर्व प्लॉट करेंगे आर स्क्वायर वर्सेस आर, ठीक है। अब क्या करना है? इसका स्क्वायर करना है। अगर इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? यहां पर ये 2 की जगह 4 आ जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू बदल जाएगी, और e की पावर -2 r अपॉन a नॉट में क्या हो जाएगा? यहाँ इसका स्क्वायर यानी e की पावर -2 r है अपॉन, वैल्यूज बदल गई, इक्वेशन तो उसी तरह की एक्सपोनेंशियली है। तो यहां पर अब आप कह सकते हो, अगर हम ये कर्व प्लॉट करें तो ये अभी भी वैसे ही दिखेगा। हाँ इंटरसेप्ट बदल जाएगा, ऐसा नहीं, इंटरसेप्ट बदल जाएगा लेकिन कर्व तो वैसा ही दिखेगा। 2s की बात करते हैं, 2s में क्या चेंज आएगा? 2s के कर्व में क्या चेंज आएगा वो अगर हम बात करें तो यहां पर एक चेंज आएगा। ये वैल्यू जो पहले नेगेटिव थी, स्क्वायर करने पर तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो अब 2s का जो कर्व है वो इस तरह से जाएगा। ये जो नेगेटिव वैल्यू थी वो ऊपर चलेगी। दिस इज फॉर 2s। ये डिस्टेंस वही रहेगी 2a नॉट। 3s का प्लॉट करना, टू पी के कर्व में कोई चेंज नहीं आएगा, 2p का कर्व वैसे ही दिखेगा क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव है। ये कर्व चेंज होगा, ये 2p का भी है, 3d का भी है, सब लिख लेना वापस। ये 3p का भी है, 4d का भी है, 5f का भी है। हाँ यहां लेकिन इनकी सिग्निफिकेंस है। अब इसकी सिग्निफिकेंस की बात कर रहा हूं, क्या बता रहा है ये कर्व? हटा देता हूं मैं यहां पर इस पार्ट को।
ये क्या बता रहा है, ये 1s ऑर्बिटल की बात कर रहा है, ठीक है। ये r², ये 1s ऑर्बिटल है। अगर 1s ऑर्बिटल में आपने कोई एंगल फिक्स कर दिया, किसी भी एक डायरेक्शन में आप जा रहे हो, किस तरह से इन पर पॉइंट्स ले लिया, तो कह सकते हो जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं यहाँ पर इस r² की वैल्यू कम हो रही है, r² की वैल्यू कम होगी तो chi² की वैल्यू भी कम होगी, यानी दूर जाने पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कम हो रही है। इधर ऐसा नहीं, इधर वैसा नहीं ऊपर जा रहा है, बढ़ रही है, ये पॉइंट्स हैं, यहां से देखना होगा। चाहे ये पॉइंट इधर ले लो, r जैसे जैसे बढ़ रहा है, इधर ले लो, r जैसे जैसे बढ़ रहा है, इन पॉइंट्स पे यानी इनकी नंबरिंग कर दो 1 2 3 1 2 3, तो 1 2 3 इस डायरेक्शन में जाने पर, दूर जाने पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कम हो रही है, ये कर बता रहा है। लेकिन यही बात अगर हम 2s में करें, 2s ऑर्बिटल में अगर हम यही बात करें तो यहां पर लेट्स से ये ये मैंने एक 2s ऑर्बिटल बनाया, क्या यहां पर भी ऐसे कर दूं जैसे से हम दूर जा रहे हैं इन पॉइंट्स पर, यहां पर भी एक्स एक्सिस पे भी पॉइंट्स ले सकते हो, जैसे से हम दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी कम हो रही है, यहां पर कहोगे सर एक डिस्टेंस तक तो कम हो रही है, फिर उस 0 हो रही है, किस डिस्टेंस तक 2a0, उसके बाद फिर से बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, उसके बाद फिर से बढ़ रही है, फिर से कम हो रही है। अब ये 2a0 डिस्टेंस पर यहाँ पर कैपिटल r² 0 है तो chi² भी 0 होगा, प्रोडक्ट है, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0। अब ये 2a0 डिस्टेंस पर पॉइंट आप इधर लो, कहीं और भी लो, यहां पर भी लो, यानी जहां कहीं पे भी आपने 2a0 डिस्टेंस पर पॉइंट लिया वहां पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0। क्या लगता है आपको, यहां पर अगर हमने इन सारे पॉइंट्स को कंसिडर किया है, यहां पर अगर हम इन सभी पॉइंट्स को कंसीडर कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा, सर्कल बनेगा या स्फीयर बनेगा, स्फीयर बनेगा, यानी 2a0 डिस्टेंस पर एक स्फेरिकल सरफेस ऐसी होगी जिस पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 होगी, एक स्फेरिकल सरफेस होगी जहां पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 होगी। इस स्फेरिकल सरफेस को बोला जाता है स्फेरिकल नोड, इसको बोला जाता है स्फेरिकल नोड, या इसको एक और नाम भी दिया जाता है रेडियल नोड। ये नोड वर्ड कहां से आया, जब आप स्टैंडिंग वेव्स पढ़ते हो ना, स्टैंडिंग वेव्स पढ़ते हो तो स्टैंडिंग वेव में क्या होता है, कुछ जगह पर इस तरह की वेव्स होती, इस पॉइंट का एम्पलीट्यूड हमेशा ही 0 होता है, इसे बोला जाता है नोड, और जहां में इधर ये इसे बोला जाता है एंटी नोड। यहां पर इसे नोड वर्ड यानी एम्पलीट्यूड 0, यहां पर भी हुआ एम्पलीट्यूड 0, एम्पलीट्यूड जाइज एम्पलीट्यूड, हाँ, बट हम उसका पुट कैसे करें कि यहां पर क्योंकि जाइज से chi² निकलता है तो यहां पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 है, यानी एक 2s ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तो नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि 2s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो सकता है, 2s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी हो सकता है। तो यहां पर हम ये कह रहे हैं कि इस पूरे वॉल्यूम में एक ऐसी जगह जहां पर नहीं होगा, कौन सी जगह है, इस 2a0 डिस्टेंस पर जो स्फेरिकल सरफेस बन रही है इस पर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इसके अंदर हो सकता है, इसके बाहर हो सकता है, इस सरफेस पर कभी भी नहीं होगा, दैट इज स्फेरिकल नोड, या जिसे हम कहते हैं रेडियल नोड। अब यहां पर कंफ्यूजन भी होता बहुत, सर इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, एक ही इलेक्ट्रॉन है 2s। अब अगर आप पार्टिकल नेचर से सोचो इसको, अगर आप इसको पार्टिकल नेचर से सोच रहे हो तो इलेक्ट्रॉन हम क्या बोलते हैं, मूव कर रहा है, तो वही इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां आएगा तो इस सरफेस के थ्रू ही आएगा, इस सरफेस के थ्रू ही आएगा, फिर यानी सरफेस पर कुछ टाइम के लिए तो रहेगा, कुछ टाइम के लिए तो आएगा।
तो कह सकते हो कि यहां पर अगर आप पार्टिकल नेचर से सोचोगे तो फंस जाओगे, यहाँ पार्टिकल नेचर नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर पार्टिकल नेचर है तो फिर तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भी आएगा। तो ये जो नोड वाला पॉइंट है ये केवल वेव नेचर से ही समझा सकते हो, और वेव नेचर के अकॉर्डिंग हम बोलते ही नहीं कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है, हमने ये बोला ही नहीं। वेव नेचर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन तो पूरा डिस्पर्स है, इलेक्ट्रॉन पूरा डिस्पर्स है, वो या तो वहां रहेगा या अंदर रहेगा, अंदर बाहर भी है अंदर भी, सॉरी पूरा डिस्टर्ब है, बाहर डिस्ट्रीब्यूटेड है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटेड है, बाहर भी होगा अंदर भी होगा, मूव नहीं कर रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो मूव नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है पूरा फैला हुआ, लेकिन इस जगह पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी 0 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अब आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। इनफैक्ट ये प्रॉब्लम पता है नॉर्मल केस में भी आती है, तो चलो नोडल रेडियल नोड की बात हुई, बहुतों को इसमें भी कंफ्यूजन होता है जब हम 2p ऑर्बिटल बनाते हैं, आई थिंक आप सबको पता है ये जो प्लेन होता है इसे हम बोलते हैं नोडल प्लेन, यानी इस पर भी कभी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ये एक्स एक्सिस है तो ये वाई जेड प्लेन हो जाता है। अब अगेन यहाँ पर भी वही डाउट आता है कि सर 2p का तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, अगर आप कह रहे हो इधर से इधर जाएगा तो इसी प्लेन के थ्रू जाएगा और इसी प्लेन के थ्रू जाएगा, तो इस प्लेन पर भी इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी तो आएगी। पार्टिकल नेचर से इसको नहीं समझा सकते, फिर से वही वेव नेचर, इलेक्ट्रॉन को इधर भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इधर भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब हम बोलते ही नहीं कि इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाए, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल। तो ये तरीके ड्यूअल नेचर को हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर मेनली कौन सी नेचर को यूज कर रहे हैं, वेव नेचर। तो आप कह सकते हो अब 3s में ऐसे एक नहीं दो स्फेरिकल नोड आएंगे, 2s में एक आया तो 3s में कितने आएंगे, 2 आएंगे, 4s में कितने आएंगे, 3 आएंगे। तो कितने स्फेरिकल नोड आएंगे, जितनी बार ये एक्स एक्सिस को कट करेगा, और एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करता है, जो उसका ऑर्डर होता है, ऑर्डर कितना होता है n माइनस l माइनस 1। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आ गया, नंबर ऑफ रेडियल नोड, नंबर ऑफ रेडियल नोड इज n माइनस l माइनस 1। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, नंबर ऑफ रेडियल नोड। तो अब आप ये कह सकते हो कि जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने ही रेडियल नोड होंगे या उतने ही स्फेरिकल नोड होंगे, यानी रेडियल नोड मतलब स्फेरिकल सरफेस जहां पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 है। समझ में आई बात? तो ये रेडियल नोड है, 3s है, 3s का ऑर्बिटल इस तरह से, इलेक्ट्रॉन क्लाउड 1s का तो पूरा, 2s का इलेक्ट्रॉन क्लाउड में एक जगह यहां पर यूं के तो ब्रेक आएगा, गैप आएगा या ब्रेक आएगा, 3s के इलेक्ट्रॉन क्लाउड में 2 जगह आएगा, 4s में 3 बार आएगा। उसी तरह से बहुतों को, अच्छा यहाँ पर बहुतों को एक कंफ्यूजन क्या होता है, ऐसा लगता है कि स्फेरिकल नोड जो है केवल s ऑर्बिटल में आते होंगे क्योंकि वो स्फेरिकल है, p में नहीं आते होंगे। तो देखिए 2p में तो नहीं होगा क्योंकि ये एक भी बार कट नहीं कर रहा, लेकिन 3p में आता है, 3p में रेडियल नोड होंगे, कैसे होंगे वो मैं बता देता हूँ। नॉर्मली ये हम एक 3p ऑर्बिटल बनाया हमने, लेकिन 3p ऑर्बिटल में भी ये जो डिस्टेंस है, यहां पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कुछ भी मान लो x डिस्टेंस, तो x डिस्टेंस पर कहीं पर भी पॉइंट लोगे तो वहां पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 आएगी। यानी यहां पर भी x डिस्टेंस पर एक स्फेरिकल सरफेस इमेजिन करो, इस तरह की स्फेरिकल सरफेस, यहां पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 होगी। इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है, यानी यहां पर ये जो लॉक्स आप देख रहे हो, ये लॉक्स यूं कर तो कट जाएगी, समथिंग लाइक दैट। इसके अंदर होगा इलेक्ट्रॉन, इसके बाहर होगा, लेकिन इस सरफेस पर ही कट गई। आप कह सकते हो सर हमने तो पहले ही यहां पर नहीं बनाया, तो यहां पर देखिए डिफरेंस है, यहां और यहां पर हमने ये इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 नहीं कही है, बहुत कम है, नेगलेक्ट कर दिया। लेकिन यहां पर इस सरफेस पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 है, 0। यहां पर ये पॉइंट ले लिया मैंने, नेगेटिव, क्योंकि 90% तक ही काउंट किया, बाद वालों को नेगलेक्ट कर दिया, तो ये बाहर है। लेकिन इस सरफेस पर कोई पॉइंट लोगे तो वो 0।
ये किसका है? 3p का। 4p वाली लॉब्स जो होगी, 4p वाली लॉब इस तरह से ये एक बार कट कर रही है, 4p वाली 2 बार कट करेगी, 5p वाली 3 बार कट करेगी। इस तरह से ये कटिंग होगी इनकी। यहाँ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, लेकिन इसके बीच में कभी भी नहीं होगा, इसके बीच में कभी भी नहीं होगा। ये थॉट है भाई, थॉट इस तरह से आपको सोचना है। आगे आप ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की बातें करते हो आप ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की बातें करते हो। वो ओवरलैपिंग वर्ड ही तभी समझ में आएगा जब आप एक क्लाउड की तरह बात करो। अदरवाइज आप सोचो इलेक्ट्रॉन की ओवरलैपिंग करवाते हो, यार 2 इलेक्ट्रॉन कैसे हो रही, एक के ऊपर एक रख दे ऐसे। ऑर्बिटल्स के शेप बनाते हो आप, वो ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड सोचोगे तभी ओवरलैपिंग हो पाई, तभी उनकी ओवरलैपिंग को समझ सकते हो। ठीक है, और भी बहुत सारी एडवांस थ्योरीज है, ऐसा नहीं पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। इसको उठने का तरीका अलग अलग है। कुछ जगह हम इमेज बनाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में एक पिक्चर बनती है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी तक जैसे जैसे आते हो कि इमेज बनना मुश्किल हो जाती है, फिर हम ज्यादा इमेज नहीं बनाते। बट हाँ, इमेज जब जहां बना सकते हैं वहां बनाते हैं, क्योंकि उससे थोड़ी चीजें आसान हो जाती है, सोचने में समझने में आसानी होती है। राइट, तो ये ऑर्बिटल्स के डायग्राम में बना रहा हूं, किस तरह से वेरिएशन आ रहा है वो आपको समझना होगा। इनका उसका मतलब क्या है, इन पर क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इनका मतलब आपको समझ में आना चाहिए। अगर इनका डायग्राम्स बने हुए तो हमें समझ में आना चाहिए कि 1s ऑर्बिटल है, 2s है, 2p है। कर्व बने हुए हैं तो हमें समझ में आना चाहिए कि 2p है या 3d है। इस तरह से हमें समझ में आना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, आप और हम की बात करते हैं 2s ऑर्बिटल, 3p, क्या मैं आपसे कहूं 3p ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ, ठीक है, 3p का बनाना है, हम इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। नॉर्मली हम ऐसे बनाते हैं, लेकिन ये ज्यादा सही, ये ज्यादा सही। हाँ, ऑब्वियसली यहाँ पर ये मैंने शो किया ताकि आप, अदरवाइज तो बस ये कर्व तो ऐसे ही बनेगा, ये कोई लाइन दिखाने, स्फेरिकल दिखाने के लिए ये इस तरह का कर्व बनेगा। ठीक है, तो 2 तरह के कर्व्स हमने प्लॉट किए यहाँ पर, 2 तरह के कर्व्स हमने यहाँ पर प्लॉट किए। एक तो r वर्सेस स्मॉल r, दूसरा r स्क्वायर यानी रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन का स्क्वायर वर्सेस स्मॉल r। सिग्निफिकेंस r स्क्वायर वर्सेस स्मॉल r की, r वर्सेस स्मॉल r के कर्व्स की कोई सिग्निफिकेंस नहीं। उनको आप क्वेश्चंस आते हैं बट उनको यूज नहीं कर सकते। यूज केवल हम किसको करेंगे, इसको करेंगे। रेडियल नोट क्या होता है वो मैंने आपको बताया। ये क्या बता रहे हैं, अगेन मैं फिर से बता दूं, किसी एक डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, इस डायरेक्शन में जा रहे हो, क्योंकि एंगुलर पार्ट हमने कांस्टेंट माना है तो डायरेक्शन फिक्स्ड है। इन पॉइंट्स पर, यहाँ पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कम हो रही है। 1 2 3 पे जाओगे तो 3 पर कम है, 2 पर और कम है, 3 पर सबसे कम है, 2 पर उससे ज्यादा, 1 पर उससे ज्यादा। लेकिन यहाँ पर एक जैसा वेरिएशन, ये पहले कम हो रही है, फिर बढ़ रही है, फिर वापस कम हो रही है। अब यहीं पर एक और क्वेश्चन बनता है, यहीं पर एक और क्वेश्चन बनता है। लेट्स से अगर मैं आपसे कहता हूं 1s ऑर्बिटल की बात करता हूं, 1s ऑर्बिटल, इन केस ऑफ 1s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस, यानी इसको 1 एंगस्ट्रॉम मान लो, इसको 2, 1 इलेक्ट्रॉन की 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पर प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, या 2 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पर प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। तो 1 एंगस्ट्रॉम पर ज्यादा होगी या 2 एंगस्ट्रॉम? तो ऐसा लगता है सर 1 पे ज्यादा होगी, 2 पर नहीं। तो पहली चीज मैंने आपको बता दूं, मैंने आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी की बात, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की नहीं। तो ऐसा लगता है सर सेम ही आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब मैंने 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पर प्रोबेबिलिटी की बात की, तो 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट नहीं है, 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। हमें उन सभी पॉइंट्स की
यानी ये 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पर सभी पॉइंट्स को मिला दोगे तो क्या बन जाएगी, एक स्फेरिकल सरफेस। तो हमें इस स्फेरिकल सरफेस पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी को कंपेयर करना है 2 एंगस्ट्रॉम पर जितने भी पॉइंट्स है, 2 एंगस्ट्रॉम पर जितने भी पॉइंट्स है सबको मिलाओगे तो ये क्या बन जाएगी, एक स्फेरिकल सरफेस। यानी हम कंपैरिजन इस सरफेस से इस सरफेस पर करना है। पहले हम कंपेयर क्या कर रहे थे, इस सरफेस पर एक पॉइंट और इस सरफेस पर एक पॉइंट, P1 और P2 पॉइंट्स पर। अब हम कंपेयर कर रहे हैं सरफेस टू सरफेस। ये कंफर्म है कि हाँ, अगर 1s की मैं बात कर रहा हूँ, 1s की मैं बात कर रहा हूँ, 1s ऑर्बिटल की, तो डेफिनेटली इस पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ज्यादा होगी, इस पर कम होगी। लेकिन अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी एट सरफेस, तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, इसका सरफेस एरिया कम है। प्रोबेबिलिटी इसके किसी पॉइंट पर इससे कम है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कम हो सकती है, लेकिन अब हमें प्रोबेबिलिटी कंपेयर करनी सरफेस टू सरफेस। इसके लिए कैसे करेंगे वो समझ में आएगा। इसके लिए टर्म डिफाइन की जाती है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, शॉर्ट में हम इसे RPDF लिखूंगा, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अच्छा, अब हम पूरे स्फेरिकल सरफेस की बात कर रहे हैं, पूरी स्फेरिकल सरफेस की बात कर रहे हैं, तो मैं ये तो बोल ही नहीं सकता कि थीटा और फाई कांस्टेंट है, क्योंकि वो तो वेरी कर ही रहे, थीटा और फाई तो वेरी कर रहे हैं। फिर तो अब हम यहाँ पर ओवरऑल प्रोबेबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम केवल रेडियल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। ओवरऑल प्रोबेबिलिटी कुछ और होगी, हम केवल रेडियल प्रोबेबिलिटी की ही बात कर रहे हैं, ध्यान रखना अच्छी तरह। कैसे निकालें, तो इसका एक तरीका है, न्यूक्लियस से सेंटर से r डिस्टेंस पर एक dr थिकनेस का, r डिस्टेंस पर एक dr थिकनेस का स्फेरिकल शेल कंसीडर करो, dr थिकनेस का एक स्फेरिकल शेल कंसीडर करो, ठीक है। इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम पता है आप सबको, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल 4 pi r square into dr। इस स्फेरिकल शेल का ये वॉल्यूम आ गया, तो इसमें रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होगी, रेडियल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ये हमारी क्या, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, वॉल्यूम से, बीवी ये वॉल्यूम है, तो 4 pi r square रेडियल प्रोबेबिलिटी इन स्फेरिकल शेल of thickness dr। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी पर यूनिट थिकनेस, पर यूनिट थिकनेस के लिए क्या करोगे, जैसे पर यूनिट वॉल्यूम उसी तरह से पर यूनिट थिकनेस, तो dr से डिवाइड कर दोगे, और इसी को बोला जाता है RPD। इसको आप बेसिकली ऐसे सोच सकते हो कि न्यूक्लियस से r डिस्टेंस पर जो स्फेरिकल सरफेस है, बहुत यूनिट थिकनेस टाइप्स, उस स्फेरिकल सरफेस पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की रेडियल प्रोबेबिलिटी, उस स्फेरिकल सरफेस पर न्यूक्लियस से r डिस्टेंस पर जो स्फेरिकल सरफेस है, ये पहले पूरी थिकनेस में, इसको हमने थिकनेस से डिवाइड कर दिया तो पर यूनिट थिकनेस होगी, तो उस r डिस्टेंस पर जो स्फेरिकल सरफेस है उस पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की रेडियल प्रोबेबिलिटी है। तो अगर हमें सरफेस पर कंपेयर करना है तो कंपैरिजन किसका करना पड़ेगा, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का, इसको कंपेयर करना पड़ेगा, केवल r स्क्वायर से नहीं, r स्क्वायर पॉइंट पर बताते हैं, ये पूरे सरफेस पर बताता है। लिख सकते हो टेल्स अस अबाउट द रेडियल प्रोबेबिलिटी ओवर ए स्फेरिकल सरफेस।
ओवर ए स्फेरिकल सरफेस। रेडियल टेल्स अस अबाउट द रेडियल प्रोबेबिलिटी ओवर ए स्फेरिकल सरफेस। अब हमें इसके कर्व्स बनाने पड़ेंगे। अब इसके कर्व्स अगर हमें बनाने, ये हटा देता हूं, देखते हैं क्या जरूरत पड़ती है इसकी। तो अब क्या होगा, एक तो आर स्क्वायर तो ठीक है, लेकिन अब सारी इक्वेशंस किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 पाई आर स्क्वायर से। अब सारी इक्वेशंस 4 पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गई, तो चेंज कहाँ आएगा, देखो पी और डी में ज्यादा चेंज नहीं आएगा क्योंकि उनमें आर पहले ही था, पहले ही वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे थे। लेकिन अब एस वाले कर्व में भी आर स्क्वायर की टर्म आ गई, तो एस वाले कर्व भी सारे अब ओरिजिन से स्टार्ट होंगे। इक्वेशन किसी एक की लिखनी तो मैं लिख सकता हूँ आर पी डी एफ 1s के लिए 4 पाई आर स्क्वायर, और जो एक्सप्रेशन था 2 अपॉन ए नोट की पावर 3/2 ई की पावर माइनस आर अपॉन ए नोट इसका स्क्वायर, ये आएगा, ठीक है सिंह। बट आर स्क्वायर ये ई की पावर -2r, तो इसका कर्व तो वैसे ही होगा इसका, सॉरी अब ये आर स्क्वायर, ये कर्व भी ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा, फिर वैल्यू बढ़ेगी, फिर कम होगी। ये आर पी डी एफ का कर्व बना रहा हूं 4 कॉन्स 1s और लेकिन कह सकते हो सर ये तो पी वाला कर्व भी ओरिजिन से स्टार्ट होता है, उसमें भी आर स्क्वायर से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर की टर्म पहले थी, आर स्क्वायर की टर्म पहले थी, स्क्वायर करने पर आर स्क्वायर से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसका कर्व भी वैसे ही आएगा। प्लस यहाँ पर अब कह सकते हो कि 1s का कर्व भी ऐसे ही होगा, 2p का भी ऐसे ही होगा, 3d का भी ऐसे ही होगा, 4f का भी ऐसे ही होगा। लेकिन 2s की बात करें तो 2s का कर्व भी ओरिजिन से स्टार्ट होगा, लेकिन वहां पर एक रेडियल नोट है, एक बार एक्स एक्सिस को कट करेगा, तो यहाँ पर ये कर्व कुछ ओरिजिन से स्टार्ट होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर अब एक चेंज आता है, इस बार हाइट कम होती नहीं है, बढ़ जाती है। ये वही 2a नोट डिस्टेंस अगर 1s ऑर्बिटल, सॉरी 2s ऑर्बिटल है, हाइट कम नहीं होगी, बढ़ती हुई आएगी, वो मैथमेटिकली निकाल सकते हो। ये कर्व 2s का भी होगा, 3p का भी होगा, 4d का भी होगा, 5f का। और आगे जाओगे 3s के लिए 2 अंक की 3 अंक पाएंगे। हाँ, यहां पर अब इसका यूज क्या है, तो अगर मैं इसको यहां से रिलेट करता हूं, ये आधा स्क्वायर ही बना रहा हूं मैं, आधा ही, तो अगर ये S1 सरफेस है, ये S2 सरफेस है, ये S1, ये S2, ये S3 ले लेते हैं चलिए। तो अब स्फेरिकल सरफेस पे बात करें तो S2 यानी S2 सरफेस पर प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी S1 से ज्यादा है। यानी इसके किसी एक पॉइंट पर कंपेयर करोगे तो इस पॉइंट पर कम है, इस पॉइंट पे ज्यादा है, लेकिन स्फेरिकल सरफेस पे कंपेयर करोगे तो ज्यादा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे बढ़ती जाएगी, आगे कम भी हो रही है। S1 पर S2 से कम है, लेकिन S3 पर भी S2 से कम है, S2 पर सबसे ज्यादा है। इनफैक्ट इस डिस्टेंस को बोला भी जाता है R max, इस डिस्टेंस को बोला जाता है R max, और वो हम निकाल सकते हैं कैसे, इस RPDF, इस एक्सप्रेशन को क्या करना पड़ेगा, आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करोगे ये R max की वैल्यू निकल के आ जाएगी। करना, ट्राई करना, बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा। 1s के लिए स्पेशली ट्राई करना, इसको डिफरेंशिएट करके देखना क्या रिजल्ट आता है और बताना क्या इंटरेस्टिंग है या नहीं है। तो यहां पर यानी कह सकते हो, देखो पॉइंट टू पॉइंट वेरिएशन अलग है, सरफेस टू सरफेस वेरिएशन अलग है, दोनों सेम नहीं है। RPDF एक सरफेस पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की रेडियल प्रोबेबिलिटी बता रहा है सरफेस पर, जबकि R स्क्वायर केवल पॉइंट्स पर बता रहा है, केवल पॉइंट्स पर बता रहा है। इन दोनों में डिफरेंस समझ में आना चाहिए, इन दोनों में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन,
ठीक है, बाकी 2s में कह सकते हो 2s में पहले स्फेरिकल सरफेस पर प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है, मैक्सिमम हो रही है, फिर जीरो हो रही है, फिर बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, यानी सरफेस पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है। और जब भी मैं आपसे ये कहूं कि 1 एंगस्ट्रॉम पर, 2 एंगस्ट्रॉम पर, 3 एंगस्ट्रॉम पर कंपेयर करो, तो 2 एंगस्ट्रॉम पर एक पॉइंट पर नहीं, हाँ लिखा हुआ 1 एंगस्ट्रॉम पर एक पॉइंट पर तो अलग बात है, बट केवल लिखा हुआ 1 एंगस्ट्रॉम पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी या 2 एंगस्ट्रॉम पर प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, तो 2 एंगस्ट्रॉम पर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको कंसिडर करोगे, मतलब एक स्फेरिकल सरफेस को ही कंसिडर करोगे। ठीक है, जस्ट ये मैथमेटिकल पार्ट था, इन पर क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस हम करेंगे भी सही वापस से अच्छी तरह से। इसी पार्ट को देखना है, बुक्स से नहीं कर पाओगे क्योंकि बुक्स में इस तरह से नहीं होता है जो हमें चाहिए, तो आपको इन्हीं से अच्छी तरह से समझना है। क्वेश्चन जब हम करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये चीजें और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। शीट में क्वेश्चन दे रखे हैं, उनसे ये बातें अपने आप क्लियर होती जाएगी। एक पहली बार में नहीं होगी, 2-3 बार में ये सब हो जाएगी। बहुत बार ये नहीं समझ में आता क्योंकि हम इनको विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं और विजुअलाइज नहीं कर सकते। ये सब इलेक्ट्रॉन है, वेव है, इनको विजुअलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए इससे आगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और बातें करेंगे। अभी श्रोडिंगर से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स है वो भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।